नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश ने पड़ोसी देश में बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज की। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेइचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी। ओणम और ईद मिलाद हर्षोल्लास से मनाया गया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा तथा धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नुवाकोट और चितवन तक पहुंचा। एक रिपोर्ट। लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ। इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुआ क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने रसुआ, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर हैं 977 98 51 31 6807 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 977 9709 107500। दूतावास ने बताया कि वो बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि फिलहाल गंडक नदी का जलस्तर अपेक्षाकृत कम है, जो कि एक सकारात्मक स्थिति है। हालांकि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए संभावित जल प्रवाह को देखते हुए वाल्मीकि नगर बैराज से 2.5 लाख क्यूसेक तक पानी छोड़े जाने की संभावना है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है। उस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि जाऊंगा। आपदा मोचन बल के कमांडेंट हितेंद्र पाल सिंह कंडारी ने बताया कि बिहार में 9 टीमें तैनात हैं और कई अन्य टीमें अलर्ट पर हैं।
मानसून के सीजन में हमारी कुछ टीमें पहले से ही प्रिपरेशन थी। अभी जो संभावना जताई जा रही है कि फ्लड का पानी जो नेपाल में है वो इंडिया में एंटर करेगा, तो उसके बाद यहाँ पे भी फ्लड की सिचुएशन बन सकती है। उसके मद्देनजर हमारी टीमों को वहां पे भेजा गया है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृह मंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। नेपाल में अचानक बाढ़ के कारण दोनों जिलों में गंडक और नारायणी नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इधर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कल दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा की संभावना है। कल दिल्ली में भी वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेइचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि, सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग यी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया और 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे के समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि व्यस्ततम रेल लाइनों को 4 लेन में बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश में 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं जो तकरीबन 11,000 किलोमीटर तक फैले हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई, चेन्नई मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली चेन्नई, मुंबई हावड़ा और दिल्ली गुवाहाटी 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जारी निर्देशों पर हुई प्रगति का जायजा लिया गया और चल रही पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। श्री जोशी ने समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने और प्रभावी ढंग से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2,500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंपे। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहनें हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है। मुंबई पुलिस ने एमपीएससी की ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र कथित तौर पर लीक होने के मामले में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के 3 अधिकारियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अदालत ने सभी 6 आरोपियों को बुधवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति कल रायपुर में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करेगी। इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 200 लोगों को आमंत्रित किया गया है। मेघालय सरकार ने स्कूली बच्चों में बुनियादी पठन कौशल को बेहतर बनाने और सीखने की कमियों को दूर करने के लिए सीएम इम्पैक्ट रीड एंड राइज मेघालय कार्यक्रम शुरू किया है। इसका लक्ष्य है कि हर बच्चा 7 वर्ष की आयु तक पढ़ना और लिखना सीख सके। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इन्फ्लुएंजा ए H1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। आईएमए ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। चिकित्सा संघ ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं लेने को कहा।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मनाया। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में सभी केरलम वासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है। तिरुओणम के अवसर पर केरलम में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की गयीं। ओणम पर्यटन सप्ताह के अंतर्गत राज्य के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी हैं। जिला मुख्यालयों के साथ साथ प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केरलम का सबसे बड़ा फसल उत्सव ओणम अब समापन की ओर है। तिरुअनंतपुरम से स्मृति M पलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह। इस बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने केरलम मंडल में लगभग 4,40,000 पेंशन भोगियों को आज अगस्त 2026 की पेंशन उनके खातों में भेज दी। सामान्य तौर पर पेंशन का वितरण महीने की अंतिम तिथि को होता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी भी आज उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कश्मीर घाटी में इस अवसर पर विभिन्न मस्जिदों और दरगाहों में हजारों श्रद्धालु जुटे और विशेष नमाज अदा की। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में पूरी घाटी में हजारों की तादाद में अकीदतमंद मस्जिदों और दरगाहों में जमा हुए और खुसूसी नमाजों और मजहबी मजलिसों में शामिल हुए। सबसे बड़ी मजलिस श्रीनगर के दरगाह हजरत बल में हुई, जहां पर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास निशानी को लोगों के सामने नुमाया किया गया और उनकी जिंदगी पर रोशनी डाली गई। ऐसी ही मजलिसें घाटी के दीगर इलाकों में भी हुई, जहाँ पर लोगों ने जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क की खुशहाली के लिए दुआएं की। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इशफाक शाह। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में छड़ी मुबारक यात्रा आज धार्मिक और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संचालित की गई। इसके साथ ही श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा के समापन की औपचारिक शुरुआत हो गई। यात्रा समापन रक्षाबंधन के दिन होगा। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पत्रा देवी हुतात्मा स्मारक राष्ट्रीय एकता, साहस और बलिदान का प्रतीक है, जिसने गोवा की मुक्ति में योगदान दिया था। श्री सिंह ने स्मारक के उद्घाटन समारोह में कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से लोग गोवा आए और इसकी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त ले ली है। श्रीलंका की पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। हंगरी में PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में वीर चोटरानी और विल्वन सेंथिलकुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। चोटरानी ने क्वार्टर फाइनल में मिस्र के मोहम्मद अल शेरबिनी को और विल्वन सेंथिलकुमार ने मलेशिया के NYONG को हराया। अब सेमीफाइनल में ये दोनों खिलाड़ी आमने सामने होंगे। मुंबई में एशियाई जूनियर क्लासिकल शतरंज चैंपियनशिप में मयंक चक्रवर्ती ने ओपन और प्रतीति बोरदोलोई ने लड़कियों के वर्ग का खिताब जीत लिया है। ओपन वर्ग का कांस्य पदक भारत के ही दक्ष ने हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश ने पड़ोसी देश में बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज की। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेइचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी। ओणम और ईद मिलाद हर्षोल्लास से मनाया गया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।